हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं विपिन मौर्य स्वागत करता हूं आपका। जिस तरीके से दोस्तों हमने क्लास 12th की वीडियो अपलोड करना शुरू किया है, उसमें पहले चैप्टर का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आवेशों के बारे में, आवेशों का गुण, फिर कूलाम के नियम में जो भी उसमें राशियाँ प्रयोग की गई थी, उसकी मात्रक और बीमा, उसकी आंकिक वैल्यू क्या होती है, सब के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया था। अब इस वीडियो में हम उसके आगे के पढ़ेंगे। जो आगे की वीडियो है वो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। हम कूलाम के नियम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सदिश रूप में, और इसके अलावा कूलाम के नियम पर विशेष बिंदु हैं। कुछ कूलाम के नियम पर जो कहीं कहीं पर यूज होते हैं, कहाँ पर यूज होता है, क्या इसमें दोष होते हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं कि कैसे सॉल्व करा जाएगा। कुछ भौकाल टाइप के प्रश्न जो आते हैं, देखने में बड़े बड़े लगते हैं लेकिन उनका आंसर बहुत छोटा होता है, तो उस टाइप के प्रश्न जो होते हैं उनको देखेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले कूलाम के नियम को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कूलाम का नियम नहीं जानेंगे तो कैसे हम समझ पाएंगे कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करेंगे। तो इसलिए अगर कूलाम के नियम का अभी आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ हमारा पीछे वाला वीडियो देखिए, और इसके बाद तब इस क्लास को देखेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, किस तरीके से हम कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। क्योंकि कूलाम के ने जो बताया था वो एक बल के बारे में बताया था कि जब दो आवेशों के बीच में जो कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर कूलाम का नियम बल के बारे में बता रहा है और बल एक सदिश राशि है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कर सकते हैं। सदिश निरूपण में बस यही चीज़ आती है कि उसके कूलाम के नियम में जो सूत्र आया है उसके साथ उसकी दिशा भी लगी होती है कि जो बल लग रहा है उसकी दिशा किस साइड में होगी। तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि जो कूलाम के नियम का पिछले वीडियो का सेटअप था कि हमारे पास दो आवेश थे, एक आवेश Q1 था, एक आवेश Q2 था। वो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अगर दोनों समान प्रकार के आवेश होंगे तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो दोनों के बीच में आकर्षण होगा। हम कूलाम के नियम के सदिश के निरूपण से पहले ये मान लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं कि जो हमने जो दोनों आवेशों को लिया है वे दोनों आवेश समान प्रकार के हैं। कैसे? समान प्रकार के हैं। अगर जो दोनों आवेश हम लोग लिए हैं दोनों समान प्रकार हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। Q1 आवेश Q2 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, Q2 आवेश Q1 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब इस प्रभाव के कारण, प्रतिकर्षण बल के प्रभाव के कारण Q1 Q2 से दूर जाना चाहेगा और Q2 आवेश जो होगा वो Q1 से दूर जाना चाहेगा। अगर हम यहाँ पर बल की बात करें तो Q1 आवेश पर, पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण बल को हम F12 से मान लेते हैं। इसके अलावा Q2 आवेश पर Q1 के कारण, Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21 मान लेते हैं। ध्यान रहे बच्चों, इसको हमको F12 और F21 नहीं पढ़ना है। शुरू में हमने जिस दिन हमको पढ़ाया गया था 12th क्लास में, उस दिन हमारा क्लास मिस हो गया था, और उसके बाद जब हम दूसरे दिन गए तो जब बच्चे लिखे थे हमारे जो क्लासमेट थे और उनमें देखा तो हम स्टार्ट में F12 और F21 पढ़ रहे थे तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। F12 है, ये वाला F21 है। ये हमें बताएगा कि पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल है और ये दूसरे आवेश पर पहले के कारण लगने वाला बल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों का एकांक सदिश भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। R दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस है। अगर हम F12 के केस में समझेंगे कि Q1 से Q2 की ओर जो एकांक सदिश होगा वह होता है यहाँ से Q1 से Q2 की ओर जो एकांक सदिश होगा इसको हम R12 से लिखते हैं। Q2 से Q1 की ओर जो एकांक सदिश होगा
उसको हम लोग लिखते हैं R21। R12 और R21 परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में दोनों R के बराबर हैं, दिशाएं अलग हैं। R12 की दिशा Q1 से Q2 तक है और Q2 की जो ये R21 की जो दिशा है वह Q2 से Q1 की ओर है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बल की बात कर लें तो बल जो हमारा लग रहा है वह F12 इधर लग रहा है और जबकि F21 इधर लग रहा है। जब इसका हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि F12 अगर दिशा इधर है तो इसकी दिशा वाला ही एकांक सदिश लिया जाना है। जैसे F12 की दिशा में एकांक सदिश F21 है तो ये वाला इसके साथ आएगा। F21 की दिशा इस साइड में है तो इसकी दिशा से संबंधित जो हमारा एकांक सदिश है R12 वह इस दिशा में आएगा। इसके ऊपर यूनिट वेक्टर लगाना ना भूलें, यूनिट वेक्टर लगाने से पता चलेगा वह एकांक सदिश होता है। तो एक जो दिमाग में आता है कि एकांक सदिश क्या होता है, अगर उसकी वैल्यू एकांक सदिश है, उसकी वैल्यू 1 होती है तो फिर उसको लाने की ज़रूरत क्या थी। ठीक है, तो उस बात को थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट में इधर समझते हैं कि जो एक सदिश राशि होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं। सदिश राशि में दिशा होती है और प्लस परिमाण होता है। किसी सदिश राशि में दो चीज़ें होती हैं, उसमें दिशा और परिमाण होता है। अगर इसमें हम इसके परिमाण से केवल भाग दे दें, इसके परिमाण से केवल अगर हम भाग दें, इसके परिमाण से अगर केवल हम भाग दे दें तो जाहिर सी बात है कि परिमाण को कैंसिल आउट कर रहा है ऐसा समझ सकते हैं। तो उसमें केवल बचेगा दिशा। जैसे हम एक वेक्टर लेके समझें कि जैसे R वेक्टर हमारे पास एक सदिश राशि है, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। इसकी जो चिन्ह ये दिशा होती है ये हमको बताती है कि इसमें दिशा है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये हमें बताती है परिमाण है। अगर इसके परिमाण से केवल हम भाग दे दें, इसका परिमाण जो होता है उसको हम माड R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दिशा और परिमाण इसमें दोनों हैं, नीचे परिमाण है। जब इनका हम भाग करते हैं तो हमको केवल दिशा मिलती है और दिशा को वही हम R कैप से दिखाते हैं। मतलब कहने का रीजन यहाँ पर निकल रहा है कि जहाँ पर कैप लगा हो वहाँ पर हम समझेंगे कि उसमें जो परिमाण है R से कटने के बाद 1 आएगा, उस सदिश में केवल दिशा है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, उसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सदिश जहाँ पर केवल दिशा दिखाने की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। अब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हम लोग कैसे करेंगे, देखें। जो अगली वीडियो में कूलाम के नियम का सूत्र आया था वो आया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। Q1 Q2 अपान R²। ये जो हमारा इक्वेशन था ये केवल परिमाण बताता था कि कितना उस पर आकर्षण बल लगेगा या कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। अब आप सोचें कि अगर इसमें परिमाण ऑलरेडी है और अगर इसमें हम दिशा और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, सदिश बन जाएगा और इस प्रकार से कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो जाएगा। तो कैसे हम ऐड करेंगे जरा उसको हम देखते हैं। यहाँ से देखिए, तो अगर हम इसके केस में बात करें F12 की, मतलब Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या आ जाएगा, Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ये परिमाण हो गया। इसके साथ में ये R12 की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है, जो एकांक सदिश है, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, R21। इसमें केवल दिशा होती है, इसमें परिमाण नहीं है, इसलिए इसकी ओवरऑल परिमाण को ये प्रभावित नहीं करेगा।
केवल इसकी यह दिशा को रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी दिशा जो है वह इस साइड में है। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकते हैं, जो आर कैप की वैल्यू है या यहाँ की जो वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आ जाएगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर R21 वेक्टर का अगर हम मार्ट लिख दें तो आ जाएगा R21 के ऊपर वेक्टर और अपान R21 का मार्ट। चाहे R12 हो चाहे R12 हो या फिर R21 हो, दोनों की वैल्यू R के बराबर होती है, इसलिए हम यहाँ पर R21 की जगह पर सीधे R लिख सकते हैं। और अगर ये केवल R के बराबर है, यहाँ पर ऑलरेडी R स्क्वायर है, दोनों मिलकर R क्यूब हो जाएंगे। तो आ जाएगा F12 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब और यहाँ पर आ गया R21 वेक्टर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहले Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाले जो बल का सदिश निरूपण करें। अगर इस प्रकार हम चाहें, ठीक इसी प्रकार हम चाहें तो लिख सकते हैं R21 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर बराबर आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा परिमाण हो गया। इसमें दिशा लगा हुआ है तो F21 की दिशा में जो एकांक सदिश होगा वही लिखेंगे। F21 की दिशा में एकांक सदिश कौन है? R12 है। तो यहाँ पर हम R12 को ऐड करेंगे, यहाँ पर R12 को ऐड करेंगे। फिर चाहे इस हिसाब से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आएगा F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब हो जाएगा इस हिसाब से, और यहाँ पर आ जाएगा R वेक्टर 12। ये F12 के कारण हमने सदिश निरूपण कर दिया। अगर हम इसको इक्वेशन 1 से प्रदर्शित करें और इसको हम इक्वेशन 2 से प्रदर्शित करें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें कुछ चीज़ें सेम दिख रही हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब। दोनों चीज़ सेम है, केवल जो डिफरेंट हो रहा है यहाँ पर R21 वेक्टर है और यहाँ पर R12 वेक्टर है। कहने का मतलब है कि R12 वेक्टर की दिशा इस साइड में है, R21 की वेक्टर की दिशा इस साइड में है। तो इस बात से ये पता चल रहा है कि दोनों आवेश जो होते हैं वे परिमाण में, दोनों आवेशों पर लगने वाला जो बल होता है वो परिमाण में समान होता है, केवल इनकी दिशा अलग अलग होती है। फिर से दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल होता है, चाहे वह F12 हो चाहे वह F21 हो, दोनों परिमाण में बराबर हैं, केवल उनकी दिशा विपरीत है। अगर ऐसी बात है तो हम कह सकते हैं कि F12 जो वेक्टर बराबर होगा वह F21 वेक्टर के बराबर होता है, केवल दिशा विपरीत होती है, इसलिए किसी एक में हम नेगेटिव साइन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये सदिश निरूपण हम करके प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों का यहाँ पर कन्फ्यूजन ये रहता है कि वो अलग अलग टाइप के बुक में देखते हैं, अलग अलग नोट्स जब देखते हैं तो किसी किताब में लिखा रहता है F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर F12 होता है तो उनके में यहाँ पर भी R12 होता है। तो उनको इस बात का कन्फ्यूजन होने लगता है कि सर ने जो पीछे वाली वीडियो में बताया था या जो क्लास में पढ़ाया गया था कि यहाँ पर R12 वेक्टर है और यहाँ पर R21 वेक्टर है, लेकिन इस किताब में यहाँ पर F12 लिखा है और यहीं पर R12 लिखा है, तो कैसे हो गया? और चूँकि अलग अलग बुकों में या अलग अलग टीचर के द्वारा इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, इसलिए ये कन्फर्म भी नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में सही क्या है। तो आप समझें ज़रा इस बात को कि जो अभी हमने यहाँ पर माना कि ये समान प्रकार के आवेश हैं,
अगर ये समान प्रकार के आवेश ना मान करके हम ये कल्पना करें कि दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं। जैसे यहाँ पर हमने कल्पना कर लिया कि यहाँ पर जो हमारा Q1 आवेश है और ये वाला Q2 आवेश है, दोनों विपरीत आवेशित हैं, दोनों विपरीत आवेशित हैं। अगर जो हमारे दोनों आवेश हैं वो विपरीत आवेशित हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच में अब आकर्षण बल लगेगा। अगर Q1 और Q2 के बीच में आकर्षण बल लगेगा भैया, तो Q1 Q2 पर बल लगाएगा, इसकी दिशा इधर हो जाएगी अंदर की तरफ क्योंकि आकर्षण है, तो F12 हो जाएगा ये वाला। Q2 पर Q1 के कारण बल लगेगा अंदर की ओर, तो ये वाला F21 हो जाएगा। अगर इसका हम सदिश का निरूपण करें इसकी दिशा, तो Q1 से Q2 को ओर जो दिशा होती है वह R12 होगी और Q2 से Q1 की ओर जो दिशा होगी वह R21 होगी। और हम बल देख रहे हैं कि जो हमारा बल है वह F12 भी इस साइड में है और इधर भी F21 है। अब इस रिप्रेजेंटेशन से हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर अब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करें तो जो हमारा इक्वेशन इस हिसाब से बन के आ रहा था कि F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², और बताए थे कि R12 के जो दिशा में जो यूनिट वेक्टर आएगा हम उसी को लिखेंगे। तो R12 की दिशा में F12 की दिशा में R12 है तो यहाँ पर R12 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम F21 को लिखेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R² और यहाँ पर R21। अब इस रिप्रेजेंटेशन में आप देखिए, इस समीकरण में देखिए कि F12 के सीध में F12 है और F21 की साथ ही F21 है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है या किसी किताब में इस प्रकार से लिखा है तो हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर F21 के सामने F12 लिख रहा है तो आपको ये समझना है कि दोनों आवेश जो हैं वो समान प्रकार के हैं, अर्थात उनके बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है। अगर F21 और R21 दोनों सेम हैं यहाँ पर, तो ये हम समझ सकते हैं कि जो दोनों आवेश हैं वो विपरीत प्रकार के आवेश हैं और दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। तो इस आधार से हम इस बात को समझ सकते हैं। बाकी क्या हमारे इस रूल को भी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको भी समझ सकते हैं। आप देखिए F12 की दिशा इधर है तो F21 की दिशा इधर है, R12 की दिशा इस साइड में है तो R21 की दिशा इस साइड में है। तो कह सकते हैं कि अभी तो दोनों आवेश विपरीत दिशा में हुए ना भैया। अगर दोनों आवेश अब भी विपरीत दिशा में हैं तब भी तो हम कह सकते हैं कि F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर, कोई परेशानी नहीं है लिखने में, तो अब भी ये हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कर सकते हैं और इक्वेशन को देख कर ही बता सकते हैं कि जो ये हमारा समीकरण लिखा गया है वो दो समान प्रकार के आवेशों के लिए लिखा गया है कि दो विपरीत प्रकार के आवेशों के लिए लिखा गया है। तो ये था कुल मिला के कि हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करते हैं और कैसे हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हमने पूरे डिटेल में आप लोगों को बताया। फिर भी अगर क्लास में ऐसा कोई इसमें बात बोली गई है या फिर लिखा गया है, बताया गया है जो अब भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो पूरे कमेंट सेक्शन को भर डालिए। हम कमेंट करके आपको ज़रूर बताएंगे कि जो आपकी समस्या है उसका निदान कैसे होगा और आप कैसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो इसका दूसरा टॉपिक बचा है कूलाम के नियम का विशेष बिंदु, उसमें स्पेशल क्या देने वाले हैं हम उसको अभी बताना है। लेकिन इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद तब दूसरी वीडियो बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कूलाम के नियम का विशेष बिंदु क्या है
क्या विशेष हमको मिलता है कूलाम के नियम से। तो पहली बात ये समझें कि कूलाम के नियम जो होता है वो आवेशों के अनुपात पर डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे हमारे पास कोई प्रश्न आ गया कि दो स्थिर आवेश हैं जिनकी कुछ दूरी पर या निश्चित दूरी पर स्थित हैं, आवेशों का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, और हमसे पूछा जाए उनमें बलों का अनुपात क्या होगा। तो अगर जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया कि जो Q1 और Q2 का अनुपात है, Q1 और Q2 का अनुपात है वो 4:5 है, तो उसमें बलों का अनुपात क्या होगा, F12 और F21 का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार के अगर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो आप ये समझिए कि जो वैद्युत बल होता है अर्थात कूलाम के नियम का जो बल लगता है, यह बल आवेशों के अनुपात पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आवेश अनुपात में बराबर हो या फिर आवेश अनुपात में बराबर न हो, फिर भी उनके बीच में जो बल लगता है, दोनों आवेशों पर एक दूसरे के कारण जो बल लगाया जाता है वह हमेशा 1:1 के रूप में ही होता है, उसमें कोई कमी कभी नहीं आती है ना। अब इस बात को कैसे हम लोग समझ पाएँ, जैसे हम कह दें कि हमारे पास दो आवेश हैं, यहाँ पर Q1 जो है वो 3 माइक्रोकूलाम का है और यहाँ पर Q2 जो है वो 5 माइक्रोकूलाम का है, Q2 5 माइक्रोकूलाम का है। तो यहाँ पर अनुपात देखें तो 3:5 के अनुपात में है। लेकिन अब हमसे अगर पूछा कि जो बल लगेगा F12 लगेगा या F21 बल लगेगा उसका क्या अनुपात होगा, तो चाहे ये 3 हो 5 हो, चाहे दोनों 3-3 हो, चाहे दोनों 5-5 हो, कोई भी अनुपात हो, Q1 आवेश पर Q2 के कारण जो बल लगेगा ठीक उतना ही आवेश Q2 पर Q1 के कारण भी लगता है, इसमें कोई कमी नहीं आती है। दोनों बल बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका अनुपात 1:1 होता है। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमने लिख दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, कूलाम का जो बल होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो मास पर डिपेंडेंट नहीं होता है कि जो आवेश है उसका कितना मास है। इसका हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उतना ही प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा और उतना ही आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा। अब अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल इतना है तो प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल कितना होगा, या इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल इतना है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल कितना होगा, तो यहाँ पर सभी का प्रतिकर्षण बल बराबर ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कैसे नहीं अंतर हो सकता है, तो मेरे भाई यहाँ पर केवल चार्ज से मतलब है। हम जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। तो अगर दोनों पर आवेश बराबर है तो हमें केवल आवेश से मतलब है, वहाँ पर द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता है। अगर दोनों के आवेश बराबर हैं, अगर इनकी दूरियां न बदली जाएं, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वही प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी हो और उतने दूरी पर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी हो, तो इन तीनों के बीच में लगने वाला जो कूलाम्बिक बल होगा वह सदैव समान होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तीसरा जो पॉइंट आता है, कूलाम के नियम जो है वो बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों तक लागू होता है। ये कूलाम का नियम जो होता है वो लंबी दूरियां के साथ साथ बहुत छोटी दूरियों के लिए भी लागू होता है। तो जो लिखा है वहाँ पर 10⁻⁴ मीटर तक लागू होता है। 10⁻⁴ बहुत कम दूरी होती है, इनके बीच इतनी दूरी तक आराम से कूलाम के नियम का हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये 10⁻15 से बढ़कर कम होकर दूरी 10⁻⁻15 हो जाती है तो वहाँ पर कूलाम का नियम अब नहीं लगता है। 10⁻⁻15 डिस्टेंस तक, मतलब एक फर्मी की डिस्टेंस तक कूलाम का नियम अप्लीकेबल नहीं रह जाता है। अब ये समझ में हमें ये नहीं आ रहा है कि 10⁻⁻15 पर क्यों नहीं लागू हो रहा है, या इसके ऊपर वाले पे लागू हो रहा था इसके बाद क्यों नहीं लागू हो रहा, क्या ऐसे रीजन्स हो सकते हैं। तो हम आपको बताएं कि इसका रीज़न ये होता है, जब दो परमाणुओं के बीच में या दो नाभिकों के बीच में 10⁻⁻15 का डिस्टेंस हो जाता है
तो उनके नाभिक जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं, उनके नाभिक एक दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं, जिसके कारण उनके बीच में नाभिकी बल लगने लगता है इन कंपैरिजन टू ये कूलाम्बिक बल। तो वहाँ पर कूलाम्ब का जो बल होता है वो प्रभाव में नहीं आ पाता है। कूलाम्ब के नियम से जो बल निकलता है उससे ज़्यादा प्रभाव में वहाँ पर दोनों के बीच में नाभिकी बल आ जाता है, और उस नाभिकी बल के प्रभाव के कारण हम कूलाम्ब के नियम का जो बल होता है, कूलाम्बिक जो बल होता है, उसका हम सही से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये 10⁻⁻14 मीटर तक ही अप्लीकेबल होता है। तो आप ये कूलाम्ब के नियम के एक दोष के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं कि कूलाम्ब के नियम का क्या दोष होता है। तो हम कह सकते हैं कि कूलाम्ब का नियम 10⁻⁻15 से कम दूरियों के लिए लागू नहीं होता है। जो लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कूलाम्ब के नियम जो होता है वह केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। गतिशील अवस्था में जो आवेश चलते रहते हैं अर्थात उनके लिए ये लागू नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि काहे नहीं लागू होता है? जब दोनों आवेश एक दूसरे से डिस्टेंस पर बने हुए हैं तो उनके बीच में काहे ये लागू नहीं हो रहा है? तो इसका रीज़न ये होता है कि जब कोई आवेश मूव करता है, जब कोई आवेश गतिशील होता है, जब कोई आवेश गतिशील होता है तो उसमें दो बल काम करने लगते हैं। जब आवेश गतिशील होता है तो उस पर दो बल काम करते हैं। एक तो वैद्युत बल तो कार्य ही करेगा, वैद्युत बल कार्य ही करेगा, साथ में वहाँ पर चुंबकीय बल भी उस अवस्था में कार्य करने लगता है। F बराबर QVB के सूत्र से। तो जहाँ पर भी अगर आवेश गतिशील हो गया तो उसमें वैद्युत बल के साथ साथ वहाँ पर चुंबकीय बल भी लगने लगता है, और जब चुंबकीय बल लगने लगेगा तो हम उस पर लगने वाले बल को अलग नहीं कर पाते हैं कि वह कूलाम्ब के नियम का ही बल है या दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल, जबकि उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी शामिल हो जाता है। तो इस कारण जो कूलाम्ब के नियम होता है वह केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। अब हम कहेंगे कूलाम्ब के नियम का हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कूलाम्ब के नियम का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए तो उसका हम प्रयोग करने में आसानी हो जाए। तो पहला जो होता है कूलाम्ब का नियम का प्रयोग हम करते हैं नाभिक से नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल ज्ञात करने में। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल ज्ञात करने में नाभिक और उसके बीच में वैद्युत बल ज्ञात करने में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितने बल द्वारा बंधा है, वह हम कूलाम्ब के नियम का प्रयोग करके उस बल को निकाल सकते हैं। दूसरी बात हमारा ये होता है कि जो अणु बनते हैं, हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो अगर परमाणुओं के समूह से अणु बनता है, जैसे क्लोरीन का एक परमाणु हो गया, यहाँ पर क्लोरीन का एक और परमाणु है, इनके बीच में कितनी बंधन ऊर्जा है? आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि बंध, रासायनिक बंध बनना कोई रस्सी नहीं है जो उनको बांधा गया है। रासायनिक बंध बनना एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है, एक प्रकार का आकर्षण बल है, जिसके कारण दो परमाणु एक दूसरे के प्रभाव में रहते हैं। जैसे हम बात को समझ सकते हैं सिंपल तरीके से कि कहते हैं कि हाँ, शादी के बंधन में बंध जाना। अब बताओ, एक दुल्हा एक दुल्हन के साथ शादी के बंधन बंधता है तो क्या रस्सी लेके उसको बांधे लेके घूमता रहता है? वो तो नहीं घूमता ना, वो कहीं पर रहती है, वो कहीं पर रहता है, कभी मिलते हैं तो क्या वो साथ साथ में हमेशा रह रहे हैं? बंधे हैं? नहीं बंधे हैं, केवल एक दूसरे के प्रभाव में है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर समझ सकते हो कि हमारा ये फोर्स भी होता है कि ये अलग परमाणु था, ये एक अलग परमाणु था, दोनों लोग शादी कर लिए और एक अणु बन गए। अगर शादी करने के बाद दोनों अणु बन गए तो इनके बीच में ऐसा कोई बंध नहीं है जो बांधे हैं कि ये जाएगा तो ये भी जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि इनके बीच में एक प्रभावी बल होता है।
और यह प्रभावी बल हम इस कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम के नियम से ये बंधन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, या बंधन जो बल होता है, कितने बल द्वारा बंधे होते हैं किसी अणु में दोनों परमाणु, यह कूलाम के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो आप लोग अब शादी करने के बाद उसमें बंधन बल लगाना और देखना कि कितना उसमें बल लगा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे से कितने बल द्वारा लगे हैं, इसमें कूलाम के नियम द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा कूलाम के नियम पर कुछ विशेष बिंदु थे, जिसके माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं कि कूलाम के नियम में कहाँ कहाँ पर लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, और इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, ये बातें हमने पढ़ लिया है। तो ये हमारा आज का क्लास है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, और अगली जो वीडियो आएगी हम वैद्युत क्षेत्र के ऊपर लेके आएंगे, और इस चैप्टर को एकदम पूरे सीक्वेंस के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। एक हमारे ही चैनल पर पूरी क्लास 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो आपको पूरे सीक्वेंस के साथ मिले। यहाँ तक कि न्यूमेरिकल भी हम एकदम चैप्टर वाइज अपलोड करेंगे, ताकि अगर कोई न्यूमेरिकल किसी भाई को ना समझ में आए तो उसके लिए भी उसको कहीं पर भागना ना पड़े। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।